हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे एक बार मैं आपको गो थ्रू कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेईई क्या है उसके बारे में। अगर आपको नहीं पता, अगर पता है तो आप स्किप कर देना इस पार्ट को। हम बात करेंगे सभी डिपार्टमेंट, आप चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, हम सबको कंपेयर करेंगे। कितना टाइम उसमें फील्ड में रहना है, कितना टाइम आपको ऑफिस में रहना है, नाइट ड्यूटी होती है कि नहीं होती है, और साथ ही साथ फिर हम इसको देख सकते हैं फिजिकली कितना चैलेंजिंग है या क्या इसकी डिमांड रहती है आपकी। फिर हम इसके थोड़ा-सा 7th पे कमीशन के हिसाब से जो चीज़ें चल रही है, उस पे डिस्कशन करेंगे। अभी जो है 8th पे की क्लैरिटी नहीं दी गई है, ऑल्दो इम्प्लीमेंट होते आपको एरियर वगैरह मिलता है। अलाउंसेस आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। प्रमोशन कैसे होता है, इसको हम पिछले वीडियो में कवर किए थे, वो भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रमोशन के बारे में जानने आए हो कि एग्ज़ैक्टली जो प्रमोशंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे आपके पास प्रमोशन करवाने का आपके पास चांस है वो। और दूसरा हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र अगर आपको करवाना है किसी जगह पर, आपका रूरल एरिया में अगर ट्रांसफ़र हो चुका है या आपको रूरल एरिया में पोस्टिंग है, तो आप कैसे उसको बदलवा सकते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है सर? इसके अलावा फिर अपन बैच के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसके लिए आप एक्चुअली में जुड़े हो। वो बच्चे जिनको आरआरबी जेईई के बारे में नहीं पता, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ यहाँ पर। आरआरबी जेईई में जो को आपकी ग्रुप सी होती है, उसमें पोज़ीशन लगती है। साथ ही साथ आपको जो है बीई, बीटेक या डिप्लोमा अगर आप हो तो एलिजिबल हो। किसी भी रूप का कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, विदाउट एक्सपीरियंस दोनों ही बच्चे जॉइन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 उम्र की वर्ष नॉर्मल है आयु सभी के लिए। अगर आपके पास कोई रिज़र्वेशन है, तो उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल लगता है, वही इसमें लागू होता है। क्योंकि 7th सीपीसी की बात हो रही है, तो आपका बेसिक पे जो रहता है 35 400 होता है। बाकी वो डिपेंड करता है कि आपका कौन-सा जो है शहर है, उसके बाद फाइनल सैलरी निकलती है, वो भी हम देखेंगे। सिलेक्शन जो है यहाँ पे सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों के माध्यम से होता है। सीबीटी 1 जो होता है सिर्फ क्वालीफाई करना होता है, उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के आधार पे पता चलता है कि आप कितने डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल हो पाए हैं, उनकी सेपरेट कट ऑफ होती है। 17 टोटल रेलवे ज़ोन्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज के डिस्कशन में, रेलवे ज़ोन्स की जो जानकारी है वो। अच्छा, ये पुरानी बात हो गई। अब जो हमारी लेटेस्ट जानकारी है उसके आधार पे 4098 कुल इतनी वैकेंसीज़ हैं आपकी, अप्रूव्ड वैकेंसी इस साल जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। 14 अगस्त से टेंटेटिवली आपकी स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन भरने की जो प्रोसेस है वो भी। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगर आप सिविल के हैं तो ओपन लाइन कंस्ट्रक्शन, ब्रिज और वर्क में क्या रहने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन फील्ड ऑफिस, नाइट ड्यूटी एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रिकल का भी बात करेंगे, मैकेनिकल का भी, एसएनटी और आपके आईटी का भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इसमें फील्ड का जॉब रहता है, एक तो रहता है आपके सिविल के जो परमानेंट वे वाला डिपार्टमेंट है, उसमें 95% आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है? इसके बाद आ जाता है 95 के अलावा सिविल कंस्ट्रक्शन में 70% रहता है, 30% ऑफिस में है, सिविल वेज में 60% और इलेक्ट्रिकल जो होता है ना टीआरडी डिपार्टमेंट, इसमें तो 100% फील्ड ही है सर, इसमें जॉब जॉब नहीं है आपका, ऑफिस के अंदर जॉब नहीं रहेगी, आपका कंप्लीटली फील्ड पे रहेगा काम। इसके अलावा आपका कैरियज एंड वैगन के अंदर 80% आप फील्ड पे रहते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा ना, जहाँ पे आपको सारा मेंटेनेंस करना है, सारी चीज़ें करनी है। आईटी वालों के लिए 10% केवल रहता है यहाँ पे फील्ड का काम, बाकी सारा का सारा इनका ऑफिस का ही रहता है, आप देख सकते हैं 90%। नाइट ड्यूटी की अगर हम बात करें तो सिविल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग मान लो परमानेंट वे में चले जाते हो, तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नाइट ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसका अलग से कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ, ये है कि ओवरटाइम करते हो आप, तो उसका अलाउंस रहता है, पर बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बाकी कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रेयर है, यहाँ भी रेयर है। सिविल वर्क्स में किसी भी प्रकार का यहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वर्क्स का काम जो होगा, वो आप कैसे करोगे? रात को कंक्रीटिंग-वंक्रीटिंग तो आप जो है कैसे करोगे? हाँ, अगर आप मान लो कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ, अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो रात को आपको कंक्रीटिंग करनी पड़ती है, तब हो सकता है आपको बुलावा आ जाए। बाकी आप लोगों को 24/7 कॉल आ सकता है, टीआरडी वाले जो बच्चे हैं, मैकेनिकल वाले शिफ्ट रहती है, आपकी रोटेशनल शिफ्ट रहती है, आपको पहले से रोस्टर दिया जाएगा, आपकी कब है, कब नहीं है, उसके हिसाब से 3 शिफ्ट में डिवाइड होता है पूरा पार्ट। मैकेनिकल वर्कशॉप में किसी प्रकार की नाइट शिफ्ट नहीं है, बाकी एसएनटी वाले इमरजेंसी में आपको बुलाया जा सकता है और आईटी वाले रेयर है। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर अगर आप देखते हो, जहाँ-जहाँ भी आपका 90-95% या उससे ज़्यादा आपका फील्ड वर्क है, वहाँ पे फिज़िकल डिमांड है। क्यों? क्योंकि भाई मौसम खराब होता है और चीज़ें होती हैं, तो वो सब कहाँ आता है? वो फिज़िकल आपको झेलना पड़ता है, मानसिक रूप से आपको झेलना पड़ता है। वो सारी चीज़ें ज़रूर है इसमें, जो आपको याद रखनी है, जब आप अपना डिपार्टमेंट भरते हैं। अब अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की मैं आपको इनिशियली बात बता रहा था, अगर हम 7th पे कमीशन को ही लेकर के चलें, क्योंकि अभी आया नहीं अपडेट, नहीं तो मैं फिटमेंट फैक्टर आपको एग्ज़ैक्टली बता देता कितना होगा। बाकी अंदाज़न जो है सैलरी अच्छी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो हम एग्ज़ैक्ट जब आएगा तभी बात करेंगे। डियरनेस अलाउंस जो रहता है 57% आज के दिन पे है। अच्छा, एक्स, वाई, ज़ेड सिटी, एक्स सबसे अच्छा होता है, ज़ेड सबसे रूरल एरिया होता है। तो यहाँ पर आपका आप देख सकते हो क्योंकि रूरल एरिया में रेंट कम लगता है तो इसलिए कम एचआरए मिलता है और टियर 1 सिटीज़ में ज़्यादा रेंट लगता है तो ज़्यादा एचआरए मिलता है। अगर आपको क्वार्टर मिल रहा है तो एचआरए फिर आपको नहीं दिया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया आपका, ग्रॉस सैलरी आपकी ये आगे निकल के, डिडक्शंस आ गए, नेट सैलरी जो आती है वो 51,000 से 61,000 आती है। ये वेरिएशन क्यों है? XYZ सिटी की वजह से ये वेरिएशन है। ठीक है, अलाउंस एंड पर्क्स आपको पता है, आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो नया लिखा है मैंने। प्रमोशंस की बात करें, हम जूनियर इंजीनियर पे डायरेक्ट जॉइन करते हैं, इसके बाद 3 से 8 साल लग जाते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने में। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपको इस पोज़ीशन पे पहुँचा देते हैं, जहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर की कोई जगह मतलब पोज़ीशन को नहीं बिताना पड़ता है डिपार्टमेंट में। फिर जैग हो गया आपका, फिर आपके पास सिलेक्शन ग्रेड हो गया, सीनियर एसएससी हो जाता है, फिर एडी होता है, फिर डीई होता है, ये सारे पोज़ीशंस हैं, ऐसे-ऐसे करके लास्ट में आपका अभी के टाइम पे जो है लेवल 11 में आता है, 67,700 यहाँ पर आपका जो है बेसिक पे रहेगा, बाकी फिर आप इसमें देख सकते हैं डीए वगैरह सब जोड़ के। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं सर। पहली बात तो ये है कि जूनियर इंजीनियर से एसएससी का जो प्रमोशन होता है ना, मिनिमम 3 साल का सर्विस होना चाहिए, पहली चीज़। प्लस आपको डिपार्टमेंट का खुद का एग्ज़ाम होता है, एलडीसीई, उसको भी आपको निकालना पड़ेगा। 3 साल बाद आप एलिजिबल होगे, एग्ज़ाम लिखोगे, अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन तो आपको प्रमोट करेंगे। नहीं देते हो एग्ज़ाम तो उस केस में आपको 5 से 8 साल लग जाते हैं सीनियॉरिटी के बेसिस पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि हमारा जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है, वो लगभग 3% रहने वाला है बेसिक पे में, हर साल 1 जुलाई को ये हो जाएगा। आपकी जो बेसिक पे है वो ग्रो होती रहती है, डज़न्ट मैटर आपका प्रमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी एक मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन भी होता है, जो आपको 3 पे अपग्रेड्स देता है, एक 10 साल पे जॉइनिंग से, एक जॉइनिंग से 20 साल पे और एक जॉइनिंग से 30 साल पे। अगर आपका मान लो प्रमोशन नहीं भी होता, तो 10 साल बाद आपको जो है नेक्स्ट ग्रेड पे शिफ्ट कर दिया जाता है विदाउट इवन सेम सेम अगर आप जूनियर इंजीनियर रह गए फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, लेकिन उसके बाद भी आपका पे ग्रेड बेस पे बढ़ा दिया जाएगा। ये थोड़ा-सा सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। अब जो मैंने यहाँ पे एग्जाम बताया था एलडीसीई जो होता है इंटरनल डिपार्टमेंट का जो एग्जाम होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कम सक्सेस रेट होता है, पास रेट बहुत कम होता है इसमें। तो सीरियस प्रिपरेशन चाहिए होती है, सिमिलर टू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी और आरआरबी जेईई एग्जाम की दोबारा से आप तैयारी कर रहे हो, वैसी तैयारी करनी होती है। डायरेक्ट एसएससी रिक्रूटमेंट्स भी होती है। बाकी क्रॉस डिपार्टमेंट लेटरल ट्रांसफर होते मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है कि हो जाए। बाकी एक बार आप टीआरडी में पोस्ट हो गए तो टीआरएस में आने में या वर्कशॉप में आना इम्पॉसिबल ही है, आप ये मान के चलना। देखो, अंदर जान-पहचान निकल जाए, ताऊ, फूफा, चाचा, कोई बहुत अधिकारी निकल जाए, अधिकारी मतलब एमएलए-वमूले निकल आए, फिर उसका सीधे रेलवे में जान-पहचान निकल जाए, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ एक नंबर से अगर हम चल रहे हैं, तो किताब में क्या प्रावधान है, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ केवल। ग्रुप बी प्रमोशन टू एडीई, डीई लेवल थोड़ा-सा रेयर होता है जेईई के लिए। जेईई जो है आपका यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ज़्यादातर इसके लिए क्या चाहिए 25 साल से ज़्यादा का आपका नौकरी होना चाहिए, ठीक है? तब आप जाकर के वहाँ पहुँचोगे। अब मैं ट्रांसफर्स के बारे में भी बात करना चाहूँगा। इनिशियल पोस्टिंग आपकी जो होती है, जहाँ भी होती है, वो आपके जिस भी एग्ज़ाम से आपने दिया होगा, जो भी ज़ोन आपने चूज़ किया होगा, वहीं पे होगी, ज़ाहिर-सी बात है। वैकेंसी जहाँ एग्ज़िस्ट करती है ऑब्वियसली, तभी आपने उस ज़ोन को डिसाइड किया है। यूजुअली एट सेक्शन या स्टेशन लेवल पे डिवीजन रहेगा, 80% इनिशियल पोस्टिंग रूरल में रहती है और बाकी सेमी रूरल में रहती है, ठीक है? पहली चीज़। दूसरा, इंट्रा डिवीजन ट्रांसफर होता है क्या सर? 2 से 3 साल बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हो ट्रांसफर को लेकर के दूसरे सेक्शन में सेम डिवीजन के अंदर। थोड़ा आसान है, मिल जाता है यहाँ पर, डिपेंड करता है वैकेंसी और आपकी सीनियॉरिटी। इंटर डिवीजन ट्रांसफर मैं बात करूँ अगर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, सेम डिवीजन में तो हो जाता है। 3 से 5 साल बाद म्यूचुअल ट्रांसफर अगर हो रहा है यहाँ पे या रिक्वेस्ट करते हो आप ट्रांसफर अनदर डिवीजन में, सेम ज़ोन में, अब ज़ोन सेम होना चाहिए आपका। मॉडरेट डिफिकल्टी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिफिकल्टी तो मॉडरेट है और वैकेंसी वहाँ होनी चाहिए, ऑब्वियसली तभी होगा। इंटर रेलवे ट्रांसफर अगर करना है तो, अगर आपको दूसरे ज़ोन में जाना है यहाँ पे, जैसे नॉर्दर्न टू सदर्न रेलवे में जाना है, बहुत डिफिकल्ट होता है। एनओसी चाहिए होती है दोनों ज़ोन से और 5 से 10 साल लग जाते हैं और आपको वहाँ वाले ज़ोन से भी एक व्यक्ति चाहिए होगा, जो यहाँ पे ट्रांसफर ले पाए, अगर इस तरह से वैकेंसी आपके पास नहीं है। एक और तरीका होता है यहाँ पे ट्रांसफर का, वो होता है स्पाउस का, अगर आपकी जो वाइफ है या आपके हस्बैंड है, उनका ट्रांसफर कहीं और है, तो उसके आधार पे भी आपको मिल सकता है। सबसे फास्टेस्ट रूट जो हो सकता है इंटर ज़ोनल डिवीज़न ट्रांसफर का, वो ऐसे ही हो सकता है। तो बच्चे ये थी सारी जानकारी जो आई थिंक आपको पता होनी चाहिए। बाकी राजधानी बैच आपको पता होगा, सबसे तगड़ा बैच फ्लैगशिप बैच है, जिसके अंदर आपको सीबीटी 1, सीबीटी 2, टेक, नॉन टेक दोनों की ही तैयारी थ्योरी से भी कराई जाती है और साथ ही साथ आपको इसमें जो तैयारी करवाई जाती है, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी करवाई जाती है। तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसमें। एक लाइव क्लास भी मिलती है, आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस मिलती है, डीपीपी मिलती है, हर क्लास के बाद डीपीपी मिलती है, थ्योरी क्लास के बाद 20 क्वेश्चन वाली और प्रैक्टिस के बाद 50 क्वेश्चन वाली। स्टडी नोट्स मिलेंगे, रिवीजन क्लास मिलेगी, क्लास नोट मिलेगा, मेंटरशिप सपोर्ट, मेरा सपोर्ट भी रहेगा आपको, बाकी सारे फैकल्टीज़ भी अवेलेबल रहेंगे। सिलेक्शन फाइल में 1000 नए सवाल होते हैं जो फैकल्टी ने बनाए होते हैं स्पेशली वो। सेम मैकेनिकल के लिए भी रहेगा।
और वो स्टूडेंट जो सिविल और मैकेनिकल से नहीं है, सिर्फ सीबीटी 1 चाहते हैं, तो आप वंदे भारत को भी कंसिडर कर सकते हो, जो सिर्फ नॉन टेक का बैच है। इसमें भी दोनों वेरिएंट है, रिकॉर्डिंग में चाहते हो या लाइव चाहते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ लाइव होता है, बाकी सब कुछ आपके ऊपर है। आपको लाइव चाहिए, आप लाइव ले सकते हो, रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग ले सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन पे। तो ये है सारी जानकारी। आशा करता हूँ आपको मैं कुछ नया समझा पाया होऊँगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।